वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी शुरू करते हैं। और देखिए ये टाइपिंग पीडीएफ हिंदी में है, बट हम इंग्लिश में भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। और जब क्लासेस होंगी आपको बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आइए हम लोग एक छोटा सा डेमो क्लासेस रखते हैं। बाकी क्लासेस जो है ऑलरेडी उस पर चलेंगी बढ़िया से। तो देखो बच्चों, हमारा ये टॉपिक है जिसमें आपसे कह रहा है वायुमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर। सबसे पहले देखना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो हम कहेंगे कि ये मान लो हमारी अर्थ है, और अर्थ के ऐसे चारों ओर जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ से ऊपर आसमान में अगर स्काई में 1000 किलोमीटर तक जाते हैं तो इसके बीच जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, वही एरिया आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर कहलाता है तो एटमॉस्फेयर में ये देखना है हमको कि एटमॉस्फेयर में होता क्या है। जान लो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें पाया क्या जाता है। तो बच्चों इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक हमारा होता है गैस, दूसरा होता है धूलकण, और तीसरा क्या होता है, गैसेस होती हैं। ठीक है ना, गैसेस, धूलकण और वाटर वेपर्स, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। अब देखो यहाँ पर बच्चों वायुमंडल है। वायुमंडल की डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ है कि पृथ्वी के वो चारों ओर व्याप्त आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा स्थिर बना हुआ है ना। सराउंडिंग एरिया ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टेबल है। अब यहाँ आपको ये मन में आ रहा होगा कि स्टेबल है ये क्या है, गैस, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। जैसे मान लो ये बच्चा हमारी अर्थ है, तो अर्थ में ऐसे 3 लेयर होते हैं। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो एकदम से लास्ट वाला अंदर, यहाँ पर पाया जाता है बच्चों निकिल और आयरन। इस निकिल और आयरन पर अर्थ का ये ऊपर का पार्ट क्या करता है, प्रेशर लगा रहा होता है, दाब। इस दाब की वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले निकिल और लोहा के अंदर, निकिल और आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म क्वालिटी आ जाती है। इस मैग्नेटिज्म क्वालिटी के द्वारा अर्थ पर एक फोर्स लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा एटमॉस्फेयर चारों तरफ का क्या है, स्टेबल है। अगर यह ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जो कुछ यहाँ धूल कण, जल वाष्प, गैसें, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स और गैसें हैं, ये यहाँ से निकल जाती, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं रहता। यही वजह है बच्चों कि अगर आप मून पर जाएंगे तो मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून के अंदर ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ जो कुछ गैसें थी वो वहाँ से भाग गई, जिसकी वजह से वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है। तो देखो यहाँ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं। 3 चीज़ों में देखो, एक तो गैस है, एक तो बच्चा आपका गैस है, दूसरा क्या है देखो लिखा धूलकण यानी डस्ट पार्टिकल, और तीसरा आपका क्या है, जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स, है ना, वाटर वेपर्स। ये 3 चीज़ें एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं किसके बारे में, गैसों के बारे में। तो अगर बच्चों वायुमंडल के अंदर या एटमॉस्फेयर में गैसों का परसेंटेज देखेंगे तो टोटल मान लो 100% गैसें हैं। उसमें से सबसे पहली कौन सी गैस यहाँ दिखाई दे रही है आपको, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन 78.8% है। उसके बाद फिर दूसरी है ऑक्सीजन जो 20.9% है, 95%। उसके बाद तीसरी है आर्गन 0.93%, और चौथे पर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। फिर नियॉन है, फिर हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडान, जेनान, ये सब गैसें बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आइए हम लोग एक एक करके इन गैसों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसे अगर डिटेल में स्टडी करेंगे तो एक गैस है कौन सी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन के सोर्स की बात करें बच्चों तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आता है कहाँ से, नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं, वहाँ से आता है। ये साइकिल क्या होता है, तो मान लो ये हमारी जो लाइन खींचा ये है क्या, पृथ्वी और अर्थ पर क्या पाया जाता है, सॉइल वगैरह। ये जो ये नाइट्रोजन गैस है ये ऐसे अर्थ में आएगी, मिट्टी में मिलेगी, और मिट्टी में होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट में।
और नाइट्राइट में जब कन्वर्ट कर देते हैं तब प्लांट, लेगुमिनस प्लांट यानी दाल के पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ग्रेन बनता है और उसी ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। और खाने के बाद फिर हम लोगों को उससे प्रोटीन वगैरह मिलता है, फिर हमारा क्या होता है, डेथ होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो नाइट्रोजन एमिनो एसिड हमारे बॉडी में या प्रोटीन है वो फिर से जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल के ज़रिए क्या हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो स्टेबल होता है। अब देखो नाइट्रोजन के बारे में कुछ बातें कर रहा है कि देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वायुमंडल में इसका परसेंटेज क्या होता है, सबसे ज़्यादा, देखो 78.8%। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडलीय संरचना तथा वायुमंडलीय दाब और हवाओं को गति प्रदान करने में सहायक, रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एंड प्रेशर एंड स्टेबिलिटी मूविंग ऑफ दी विंड्स, ये काम करता है। कैसे करता है इसको ध्यान से समझो। देखो बच्चा, एक बिल्डिंग बनी हो उसमें सबसे ज़्यादा क्या लगा होता है, ईंटें। अगर ईंटों को निकाल दोगे तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी, बिल्डिंग का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जब ये सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो एटमॉस्फेयर हमारा स्टेबल रहेगा कि खाली हो जाएगा, तो आप कहोगे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका परसेंटेज सर्वाधिक है। दूसरा, ये वायुमंडलीय दाब के लिए जिम्मेदार क्यों है, क्योंकि जैसे आप लोग 5 लोग हो और एक का वजन 20 है, एक का वजन 50 है, एक का वजन 80 है, जिसका जितना ज़्यादा क्या होगा, वजन होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका प्रेशर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर पर, है ना। और हवाओं को गति है विंड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे है, तो बच्चों हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से इधर की ओर हवा चलने लगेगी, और चूँकि ये प्रेशर क्रिएट करती है, इसीलिए ये इसको गति कराने में सहायक है। अगला है क्या कह रहा है पॉइंट में कि कम सक्रिय गैस है, कौन, नाइट्रोजन, एक्टिव कम है, जिसके कारण यह आग को फैलने से रोकती है, कंट्रोल फायर। और वायुयान के टायरों तथा सजावट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कैसे, देखो ये एक्टिव कम है, एक्टिव कम है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये दूसरे गैसों के साथ जुड़ेगी नहीं, या कहीं आग लगना है ये आग लगाने के लिए काम ही नहीं करेगी। अब बच्चा, जब ये सक्रिय कम है तो कहीं पर मान लो आग लग गई है, इसका परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है, तो क्या होगा, आग कम फैलेगा, है ना। इसी तरह से बच्चों वायुयान के टायरों में क्यों भरा जाएगा और सजावट में कैसे इस्तेमाल होगा, ये एक्टिव कम है तो ब्लास्ट नहीं करेगी, और अगर ब्लास्ट नहीं करेगी तो टायर सेफ़ रहेगा, टायर सेफ़ रहेगा तो उसमें इसका यूज़ किया जाएगा, है ना। उसी तरह सजावट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, जिसके कारण वायुमंडल रंगहीन दिखाई देता है। दिस गैस आर कलरलेस एंड स्मेललेस। अगर बच्चों इसका परसेंटेज सर्वाधिक है और वो कैसा है, वाइट मतलब एकदम पानी के कलर का, जिसका कोई कलर नहीं है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्लीन दिखेगा ना, इसी की वजह से दिखता है। वरना जैसे बिल्डिंग बना है तो उसमें सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं क्या, ईंटें। अब ईंटों का कैसा रंग होता है, रेड, तो बिल्डिंग कैसे दिखेगी, रेड। अगर वह मान लो कलरलेस होता तो कलरलेस दिखती बिल्डिंग। ऐसे ही जब ये सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है और ये मान लो रेड कलर का होता है, रेड कलर का, तो रेड कलर का अगर ये होता तो एटमॉस्फेयर भी हमारा कैसा दिखता, रेड दिखता है। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर कलरलेस दिखता है क्योंकि ये कलरलेस गैस है, ठीक है। अब बच्चा इसके आगे देखो, हमारा एक अगला जो है, अगली गैस है ऑक्सीजन गैस। तो देखो इसका सोर्स क्या है, हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, लाइकेन, मिनरल्स के खनिज के विखंडन यानी मिनरल्स, और प्लैंकटन। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर पाया जाता है लीफ में क्लोरोफिल, उन क्लोरोफिल में ही ऑक्सीजन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। ऐसे ही बच्चों लाइकेन या फिर जो है आपका लाइकेन के साथ साथ आपका जो है प्लैंकटन जो होता है वो माइक्रो प्लांट होता है, सूक्ष्म पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव गैस होती है, देखो यहाँ कह रहा है बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होती है, जिसकी वजह से यह आसानी से दूसरे गैसों के साथ मिल करके क्या करती है, क्रिया करती है। ऑक्सीजन जो है वो जिम्मेदार किसके लिए है, बर्निंग प्रोसेस के लिए। कहीं पर भी आग लगती है तो उसके लिए जिम्मेदार ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कभी भी आग नहीं लग सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों
जानते हैं कि हम लोग इसको लाइफ प्रोवाइडिंग गैस या जीवनदायी गैस कहते हैं, क्योंकि ये जीवन देने का काम करती है। इससे जो है ये हमारे बॉडी के जो भी एटम है उसके 70% पार्ट का भी फॉर्मेशन करती है। जैसे मान लो हमारे बॉडी में पाया गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, यानी इसमें भी 6 मॉलिक्यूल किसके जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं। ऐसे ही बच्चों ये हमारे बॉडी का इस तरह से 70% एटम का फॉर्मेशन करती है ना। 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग अर्थ पर हैं और यहाँ से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे वहाँ तक ये आपकी पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसे वाइटल गैस भी कहते हैं। वाइटल गैस क्यों कहते हैं बच्चों, वाइटल का मतलब क्या होता है, जो आपको क्या दे दे, एनर्जी दे दे, उसको वाइटल बोलते हैं। और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम लोग क्या खाते हैं, रीवाइटल, है ना, ताकि खूब एनर्जी हमको मिल जाया करे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो है ऑक्सीजन रहा है। देखो ऑक्सीजन के लेकर लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि पेड़ पौधों की कटाई के कारण असंगठित विकास, कार्बनिक पदार्थों के अधिक दोहन के कारण ऑक्सीजन पर संकट उत्पन्न हो सकता है। यानी हम लोग जो है पौधों को काटेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट करेंगे। अगर कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक मटेरियल्स यानी जैसे कि पेट्रोल डीजल कोयला यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कार्बन निकलेगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक छोटा सा आपके लिए डेमो रहा है। हम लोग जब मिलेंगे क्लासेस में डिटेल में एक एक चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।